हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आज के लेसन में जो टॉपिक्स हमको कवर करने हैं उसमें से हम देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। हमको ये पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था। तो जो हम शुरू करेंगे, पहला टॉपिक होगा हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। उसके बाद हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसमें भी हम दो सेक्शंस देखेंगे। एक हमारा हम देखेंगे फिजिकल और एक देखेंगे केमिकल। तो हमको जो ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना है केमिकल। तो अभी हम देखेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है, साम्यावस्था क्या होती है, फिर देखेंगे फिजिकल, भौतिक, केमिकल, रासायनिक, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम जब ये पढ़ लेंगे कि साम्यावस्था क्या होती है तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जिसको हम बोलते हैं अभिलक्षण। तो इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमको आज कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो आप देखोगे रिवर्सिबल रिएक्शन, हिंदी के लिए मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखे हुए हैं। लेसन हिंदी में है पर जो टर्म्स है वो हिंदी में भी लिखे हैं मैंने, ठीक है, इंग्लिश के साथ। तो आप देख सकते हो इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो क्या होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसको कोई कंडीशन, हर रिएक्शन एक कंडीशन में होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो कुछ रिएक्शन क्या होती हैं कि जैसे जो रिएक्टेंट है जो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, किसी कंडीशन में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसके बाद हम उसको कोई भी कंडीशन दें, सिमिलर कंडीशन दें, तो वो जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो रिएक्टेंट में फिर नहीं चेंज होता। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ और ऑक्सीजन बना। ये अब अगर हम इसको सिमिलर कंडीशन देंगे तो ये फिर से KClO3 पोटेशियम क्लोराइड नहीं बनेगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अभी हम और एग्जांपल देखेंगे तो उससे हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन आप देखो कि जैसे ये एक गर्म लोहा है, आयरन है, यहाँ से हमने क्या करा, ये लोहा सॉलिड है तो यहाँ सॉलिड लिख दिया। उसके बाद हमने इस जो रेड हॉट आयरन है, गर्म लोहा है, यहाँ से हमने गैस पास की, स्टीम पास की, ठीक, वाटर, स्टीम। तो जब हमने ये पास किया तो ये दोनों रिएक्शन हुई और क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बना, जो कि है सॉलिड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब आप देखोगे कि ये तो सॉलिड है, तो ये अगर हमने फिर से सिमिलर, जैसे ये कंडीशन हमने करी थी कि इसमें स्टीम पास की थी आयरन से, तो ये बन गया था। अब हम क्या करेंगे, ये फिर से एक नया सॉलिड है हमारे पास, फेरिक ऑक्साइड, यहाँ से हम फिर एक गैस पास करेंगे। इस बार जो गैस होगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन होगी। तो जब हम ये पास करेंगे तो कंडीशन तो सिमिलर ही है, सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस। तो अब क्या होगा, फिर से क्या बन जाएगा, आयरन बन जाएगा, और जो आपके वाटर वेपर हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो आप देखोगे कि ये रिएक्शन क्या हो गया, पहले ये रिएक्टेंट था, अभिकारक, क्रियाकारक, और ये प्रोडक्ट था। अब क्या हो गया कि ये जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट बन गया और ये आपका जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट बन गया। तो ऐसी रिएक्शन जो किसी कंडीशन में होती है लेकिन सिमिलर कंडीशन में रिवर्स भी हो जाती है, तो वैसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। कंप्लीट होने का मतलब क्या आता है कि एक पॉइंट आता है जब रिएक्शन रुक जाती है, उसके बाद कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी कंप्लीट नहीं होती, कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं। ये रिएक्शन हमेशा चलती हैं और इसमें एक स्टेज आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्यावस्था, जो हमको चैप्टर पढ़ना है। ठीक, तो अभी हम देखते हैं कि ये साम्यावस्था और डिटेल में देखेंगे क्या होता है। अब आप ये रिएक्शन देख के बताओ कि ये रिएक्शन क्या है। ये रिएक्शन हम डेली लाइफ में भी करते हैं। तो ये क्या है, पानी का वाष्पीकरण, इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो पानी को उबालने की जो प्रोसेस है वो है। तो आप ये बताओ कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। ये जो साइन होता है,
ये जो साइन होता है हमेशा हम रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शन। अब यह देखो आप कि सबसे पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन जो अग्र क्रिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी जो होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है जब हम पानी को उबालते हैं इनिशियली, ठीक है, तो ये इवापोरेशन हो रहा है। अब यहाँ देखो आप, ये इनिशियल स्टेट है आपकी, वाटर है और इसको यहाँ पे उबाल रहे हैं। अब यहाँ कोई वेपर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको इक्विलिब्रियम स्टेट दी है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट आप देखो, आप एक बीच की स्टेट में यहाँ बनाता हूँ, तो ये आपका यहाँ पे, तो आप देखोगे कि अभी क्या है, ये प्रेशर है। तो जब इसमें गैस बढ़ेगी, जब इसमें गैस बढ़ेगी, यहाँ पानी उबलना शुरू होगा, तो ये प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये प्रेशर सपोज यहाँ पे चले गया, मतलब एक स्टेज क्या आएगी, अभी जब ये सिर्फ इसमें वाटर है, कोई वेपर नहीं है, हमने पानी को उबालना शुरू नहीं किया, तो जब हमने शुरू नहीं किया है तो इसमें कोई भी वेपर नहीं है, इसका प्रेशर क्या है, यहाँ पे है। लेकिन जब हम इसको शुरू करेंगे इसको उबालना, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका यहाँ वेपर बनेंगे और वेपर बनने से क्या होगा, यह प्रेशर जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब प्रेशर हो गया है कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट तो होना नहीं चाहिए था, क्यों, क्योंकि यहाँ तो वाटर है, वाटर तो कंटिन्यूसली जो उबलेगा, तो प्रेशर तो बढ़ना ही चाहिए था। लेकिन एक स्टेज क्या आई कि जब प्रेशर हो गया कांस्टेंट। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनिशियली क्या हुआ, जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया, फॉरवर्ड रिएक्शन को, तो जब हमने फॉरवर्ड रिएक्शन को स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि पानी सिर्फ उबला। उसके बाद क्या हुआ कि जब पानी उबलना शुरू हुआ, ये वेपर्स बने, तो ये वेपर्स के लिए स्पेस कम पड़ गई। फिर ये वाला वेपर और ये वाला वेपर आपस में टकराया, तो इसने कौन सी प्रोसेस करी, संघनन या कंडेंसेशन, ये प्रोसेस करी, और जो वेपर थे वो वापस किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर में कन्वर्ट हो गए। तो पहले क्या था कि ये जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता गया और एक टाइम आके कांस्टेंट हो गया। और उसके बाद जो है बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी इस तरह से रेट जो है बराबर हो गए। इसको हम इस तरह से देखते हैं। तो ये क्या हुआ कि पहले तो इवापोरेशन का रेट आपका ज़्यादा था, तो ये इवापोरेशन का रेट आपका इधर ज़्यादा हो गया और ये आपका एक टाइम के बाद आके वो कांस्टेंट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेपर्स हैं वो कंबाइन होने लग गए, ठीक है, वो कंबाइन होकर उसने क्या बनाया, वाटर वेपर बनाया। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपका वाटर, हमने उसको बॉईल करना शुरू किया और वो बॉईल हुआ, वेपर बने, उसके बाद वेपर वापस कंडेंस होने लग गए और एक स्टेज ऐसी आ गई जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो वो जब प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो क्यों हुआ कि उस टाइम क्या हुआ था कि इवापोरेशन और कंडेंसेशन का जो रेट था वो इक्वल हो गया। इक्वल होने से क्या हो गया कि जितना इवापोरेट हो रहा था उतना ही कंडेंस हो रहा था, तो कोई नए वेपर नहीं बन रहे थे, तो इसलिए प्रेशर हो गया कांस्टेंट। तो ऐसी स्टेट को जब एक कांस्टेंट स्टेट आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, ठीक। तो यहाँ पे देखो आप, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, H2O था H2O ही है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम या भौतिक साम्यावस्था, ठीक है। इसी तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम भी होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि ये जैसे H2 + I2 गिव्स 2HI, तो शुरू में तो क्या होगा, H2 और I2 दोनों मिलेंगे और HI बनाएंगे और बाद में ये टूट के ये भी बनाएंगे। तो एक स्टेज आएगी जब दोनों का क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्टेज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्यावस्था या रासायनिक साम्य, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके कुछ अभिलक्षण, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो ध्यान रखना है कि जो आपका इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था है आपकी, वो हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में ही होगी। अगर आप पानी को उबाल रहे हैं और आपने कोई उस पर ढक्कन नहीं लगाया, कवर नहीं किया, तो ध्यान रखना उसमें इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ठीक है, उसमें इक्विलिब्रियम बिल्कुल भी नहीं आएगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे कि हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम आप जो पढ़ रहे हो तो वो क्या होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो इक्विलिब्रियम
बिगड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया आपका, यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पूरा रीच हो गया था, आपका अटेन हो गया था, लेकिन आपने क्या करा, उस टेम्परेचर को चेंज कर दिया, तो फिर ये जो प्रेशर होगा वो बढ़ेगा और उसके बाद फिर एक लेवल फिर आएगा, फिर कांस्टेंट होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, तो एक टेम्परेचर पे एक इक्विलिब्रियम है, अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना है। इक्विलिब्रियम डायनेमिक होने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो आपसे किसी ने पूछा कि वाई द प्रेशर बिकम कांस्टेंट, तो आप अगर ये कह दोगे कि पानी का इवापोरेशन होना बंद हो गया है, तो आप गलत हो जाओगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इवापोरेशन होना बंद नहीं हुआ, लेकिन इवापोरेशन और कंडेंसेशन का रेट बराबर हो गया, मतलब जितना पानी इवापोरेट हो रहा है उतना ही कंडेंस हो रहा है, तो इसलिए कोई नए वेपर नहीं बन रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम हमेशा क्या है, डायनेमिक है, गतिक है, गतिक साम्य, क्योंकि रिएक्शन चल रही है, फॉरवर्ड भी चल रही है, बैकवर्ड भी चल रही है, लेकिन कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर हो गया है। और हमेशा हम एक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मेजर करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने देखी थी प्रेशर, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, उसमें हम देखते हैं कलर, जो कलर की जो शेड होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब इसमें हम एक एक्सप्रेशन भी पढ़ते हैं, व्यंजक भी पढ़ते हैं, जैसे ये वाला इक्विलिब्रियम है, तो इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं के, इस के को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये लिखते हैं, जो आपका प्रोडक्ट होता है उसको ऊपर लिख देते हैं और जो रिएक्टेंट होता है उसको नीचे, तो इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर ये रिएक्शन है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, आपसे किसने कहा इसके लिए इक्विलिब्रियम का व्यंजक लिखो, साम्यावस्था का एक्सप्रेशन लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, के मतलब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो स्थिरांक है वो, तो यहाँ पे ए, ये बी और ए, तो इस तरह से आप इसको लिखोगे। ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक पॉइंट और देखना है कि जो के की वैल्यू है वो हमको बताती है कि रिएक्शन कितनी हुई है, कितनी हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे ये मान के चलो ए है और ये बी है, ये आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये टेम्परेचर है आपका सपोज 10 डिग्री सेल्सियस, और एक कंडीशन और लगा देते हैं यहाँ पे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, एक कंडीशन और लगा दी 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे मुझे इक्विलिब्रियम, यहाँ पे जो इसकी के की वैल्यू है वो है आपकी 10 और यहाँ पे के की वैल्यू है 20। तो मुझे ये बताना है कि रिएक्शन जो है वो बी की तरफ ज़्यादा कौन से डायरेक्शन, कौन से टेम्परेचर पे है, बी की तरफ। अब आप इसको ध्यान से समझो, तो इसका आप के लिखोगे तो के कितना होगा, बी ए, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, और यहाँ पे क्या है, बीस है। अब आप सामने देखो कि ये वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर मतलब प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने ये टेम्परेचर पे किया तो रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आई, इक्विलिब्रियम से आने से पहले बी ज़्यादा बना था, कब, जब टेम्परेचर 20 डिग्री था, और जब आपका जो है 10 डिग्री था तो उस टाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। तो 10 थी, तो यहाँ पे इस टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम आया तो उससे पहले बी की वैल्यू कम थी। ठीक है, तो ये भी आपको बताता है। तो हमको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो स्थिरांक होता है वो हमको क्या बताता है कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक गई है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो अभी हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, ये हमने देखा। इरिवर्सिबल जो दोनों डायरेक्शन में नहीं चलती, और रिवर्सिबल जो दो डायरेक्शन में अगर कंडीशन, सेम कंडीशन दी जाए तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो जाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो जाता है, ये हमने देखा। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स देखे, उसके बाद मैंने आपको इक्विलिब्रियम बताया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। एग्जांपल हमने देखा ये वाला, वो इवापोरेशन ऑफ वाटर, ये हमने एग्जांपल देखा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कभी भी रुकती नहीं है,
वो हमेशा कैसे चलती रहती है, लेकिन जो दो डायरेक्शन होते हैं वो दो डायरेक्शन का जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये हमने देखा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि ये हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में होती है। उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, अगर टेम्परेचर डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और हमेशा हम इक्विलिब्रियम को मेजर करने के लिए कोई भी एक क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे इस वाले इक्विलिब्रियम में हमने पी को मेजर किया। बहुत सी रिएक्शन होती हैं जिसमें हम कलर मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन देखा, तो प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट नीचे लिखते हैं। के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब ये है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी ज़्यादा गई है। एक क्वेश्चन के साथ लेसन ख़त्म करेंगे। ये वाले जो रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना है, तो कैसे लिखोगे? सिंपल। अगर ध्यान रखना कि ये रिएक्शन इस तरह से लिखी हुई है, अब अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या करोगे? ये वाला साइड जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ऊपर आएगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने इतना देखा। अब अगले लेसन में हमको आगे और जो प्रिंसिपल्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं वो सब हम देखेंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।